ये बताइए जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि एक कॉन्फ्रेंस होगी, तो जी, आपका तो इतना सारा अनुभव है, तो जी। आपने कब से देखा है कि ट्रेंड कब से है एकेडेमिया में? हाँ, देखिए ये ट्रेंड एकेडेमिया में इसके 2 हिस्से हैं। ये जिसको हम कहते हैं भारत के धर्मों का अध्ययन, इसका नाम आज भी है लेकिन बहुत पुराना नाम है इंडोलॉजी, यानी भारत का अध्ययन। इंडो लोहिया, ये ग्रीक शब्द लगाकर उन्होंने इंडोलॉजी कर दिया। तो इसका तो प्रारंभ लगभग 200-250 वर्ष पहले से है, जबकि ब्रिटिश विद्वानों ने, यूरोप के विद्वानों ने भारतवर्ष का अध्ययन किया कि ये लोग कौन है, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं, जिससे कि वो हम पर शासन कर सके। और फिर उन्होंने शासन के लिए बहुत सारे कदम उठाए, जैसे उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया, एक पुराना वर्जन, मनुस्मृति इत्यादि का अध्ययन करके हिंदुओं के लिए बनाया, कुरान वगैरह को देखकर मुसलमानों के लिए बनाया। तो इस सब काम करने के लिए तो उपनिवेशवादियों का ये अध्ययन था इंडोलॉजी का। लेकिन ये अध्ययन बदला जबकि उपनिवेश आजाद हो गए। जब तक उपनिवेश उनके कब्जे में थे तब एक प्रकार का अध्ययन होता था। तब ये कहा जाता था, देखो हम गोरे लोग हैं, वी आर व्हाइट पीपल, हम ज्ञान आपको ला रहे हैं, और हमारा व्हाइट मैन्स बर्डन है, जिसको व्हाइट मैन्स बर्डन, कि व्हाइट मैन के ऊपर ईश्वर का दिया हुआ ये भार है कि तुम काले पीले लोगों का उद्धार करो। तो व्हाइट मैन्स बर्डन का डॉक्ट्रिन था इंडोलॉजी के पीछे। लेकिन जब उपनिवेश आजाद होने लगे या हो गए, तब ये हुआ कि अब दोबारा इनका टेरिटोरियल डिवीजन कैसे किया जाए, अब इनको किस प्रकार से राष्ट्रों में बांटा जाए, इनको संस्कृतियों से हटाकर हम कैसे कैसे इनके छोटे राष्ट्र बनाए। तो भारत के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाए गए, जो कि बाद में बांग्लादेश मिलके 3 हो गए। फिर उनकी दृष्टि में यह भी हुआ कि अब धर्म के आधार पे कुछ और करो, इसमें कुछ और लोगों को कहो कि आपकी पहचान हिंदू नहीं है, आपकी पहचान तो सिख है, और सिख हिंदू नहीं है। यद्यपि ये काम उन्होंने बहुत पहले करना शुरू कर दिया था, 1899 में ही किताब लिखवा दी थी, मैं कॉलेज। हम हिंदू नहीं है। हम्म। नाभा सिंह या ऐसे कोई थे, खैर। जी। तारा तो सिंह। हाँ, बिल्कुल। तो ये देखिए, ये प्रोसेस जो है, जिसको हम कहते हैं कि संस्कृति, उनकी दृष्टि में संस्कृति, एथनोलॉजी, एथनिक डिवीजन, कि किसका धर्म क्या है, कौन क्या खाता है, क्या कपड़े पहनता है, इसके आधार पर हम उसको एक राष्ट्र घोषित करके अलग उसकी टेरिटरी बना। तो पहले तो ये होता था, और ये अपने लिए नहीं होगा, ये केवल इटली के पूर्व में होगा, इटली के पश्चिम में नहीं होगा। स्पेन और कातालानिया को अलग नहीं करेंगे, हम्म। उनको एक राष्ट्र रहने देंगे। कनाडा के अंदर क्यूबेक को फ्रांस, फ्रेंच संस्कृति के आधार पर अलग राष्ट्र नहीं बनने देंगे। स्कॉटलैंड को अलग नहीं होने देंगे इंग्लैंड से, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान बना देंगे, ग्रीस और क्या कहते हैं टर्की बना देंगे, और फिर भारत के अंदर भी प्रयास करेंगे कि यहां एक क्रिश्चियनिटी के आधार पर द्रविडिस्तान बन जाए या नागालैंड बन जाए, इत्यादि इत्यादि। तो ये तो पूरी इंडोलॉजी इस प्रकार से चल रही थी। लेकिन अब उसका फेज जो है वो बदलता है, वो बदल जाता है लगभग सन 2000। 2000 में इस तरह से बदलता है कि जिसको हम कल्चरल मार्क्सिज्म कहते हैं, ये धीरे धीरे अमेरिका में प्रबल होने लगता है।
और अमेरिका के अंदर कैपिटलिस्ट थिंकिंग भी डाउन हो जाती है, चाइना का उभार होता है, मार्क्सिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म पड़ता है, और कल्चरल मार्क्सिज्म का इस्लाम के साथ एक चोली दामन का साथ बनने लगता है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस के लोगों को हिंदू तो खतरनाक लग रहा है, लेकिन तालिबान बड़ा प्यारा लग रहा होगा, तभी तो उसका नाम नहीं ले रहे। तभी तो डिसमेंटलिंग तालिबान नाम की कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है मार्क्सवादियों के द्वारा या डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन के लोगों के द्वारा अमेरिका में। तो ये तो इसी से साबित होता है ना कि आस्थाएं कहाँ हैं और गुटबंदी कहाँ है, बड़ा स्पष्ट है। और हिंदू को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि जो भारत की इस समय एक राष्ट्रीय एकता है, और भारत संस्कृति के आधार पर कई हजार साल से एक देश रहा है, यानी इसको पुण्य स्थल की पुण्य भूमि मानता रहा है, इसको मातृभूमि पितृभूमि मानता रहा है, इसको एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक विस्तार मानता रहा है, और वो हमारे अति प्राचीन ग्रंथों में है। और भारत ये भी मानता है कि आप कैसे ही दर्शन को मानने वाले हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, बौद्ध हो, जैन हो, कहीं मंदिर में पूजा करते हो न करते हो, पहाड़ की चोटी पे बैठकर ध्यान लगाते हो, गुफा कंदरा कुछ भी करते हैं, लेकिन आप सब स्वीकार्य हैं, क्योंकि आप पुनर्जन्म मानते हैं, आप कर्मवाद मानते हैं, आप किसी ऊंचे लक्ष्य को मानते हैं, परमार्थ को मानते हैं कि जीवन में खाना पीना ही लक्ष्य नहीं है, बहुत बड़ा ऊपर भी लक्ष्य है। आप दिव्य को मानते हैं, आप अवतार को मानते हैं। तो ये जो एक भारत की सांस्कृतिक दार्शनिक एकता है, उसको वो समझ नहीं पाते, और समझते हुए भी उसको खंडित करने के लिए दार्शनिक रूप में वो चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से ईसाईयत का प्रचार हो, इस्लाम का प्रचार हो, और उसके अंदर मार्क्सवादी आज पूरी तरह से शामिल है, क्योंकि मार्क्सवादियों का अपना गढ़ समाप्त हो चुका है। रूस में वो समाप्त है, चीन में वो समाप्त है। चीन तो एक कैपिटलिस्ट देश है आज। तो वो कहाँ व्याप्त हैं? वो अमेरिका की कुछ विश्वविद्यालयों में इस तरह के लोग हैं, उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से विघटनवाद को, एनर्की को ही प्रमोट कर रहे हैं। आपने देखा जो ब्लैक लाइफ मैटर्स के नाम पर इतने आंदोलन हुए, तो उसमें कितना विध्वंस हुआ, कितने गरीब और मामूली लोगों की दुकानें जला दी गई, और वो सब किया गया ब्लैक लाइफ मैटर्स के नाम पर। कितना संघार किया गया, कितना विप्लव किया गया, और उसी मॉडल को वो जगह जगह प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है इस समय जो चल रहा है, जिसमें मार्क्सवाद, एनर्किक मार्क्सिज्म, फेनेटिक क्रिश्चियनिटी एंड फेनेटिक इस्लाम, ये तीनों एक साथ हैं, और उनको हिंदू ही टारगेट नजर आता है। क्योंकि देखिए, हिंदू ने सिद्ध कर दिया कि अमेरिका में अगर किसी भी विदेशी मूल के लोगों ने अमेरिका के उत्थान के लिए, अमेरिका की समृद्धि के लिए, अमेरिका के वैज्ञानिक उत्कर्ष के लिए काम किया है, तो वो हिंदू है। आज नासा में 30% हिंदू है जो काम कर रहा है। क्या ये प्रमाण कम है? आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितने हिंदू हैं? आज अमेरिका की होटल इंडस्ट्री को चलाने वाले पटेल हिंदू हैं।
तो अमेरिका के अंदर हिंदू ने वैसे ही काम किया है जैसे पारसियों ने भारत में काम किया था, दूध में शक्कर बनके। और उनका प्रभुत्व उससे है, और उनका प्रभुत्व उनके दर्शन से है। उनका जो दर्शन है संभाव का, उनका जो दर्शन है कि मैत्री होनी चाहिए, मैत्रीम भजत, मैत्री को का भजन कीजिए, अखिल जनाना, जितने भी लोग हैं सबके लिए मैत्री रखिए। तो सबके लिए मैत्री का भाव रखना और फिर उसको कार्यान्वित कर देना, क्योंकि हम कहते हैं कि हम धर्म के आधार पर द्वेष नहीं करते, हम धार्मिक द्वेष से ऊपर हैं। और ये भारत ने अपने 5000 साल के इतिहास में सिद्ध किया है। और जो भारतीय आज अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, यूरोप में है, उन्होंने अपने चरित्र से और अपने परिश्रम से इसका एक स्पष्ट उदाहरण दिया है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। यानी हमारी जितनी भी दार्शनिक मूल्य हैं उनका हमने व्यवहार में प्रयोग करके दिखाया है। और हम अमेरिका में जाके ये नहीं कहते कि यहां 2000 साल पुराना जो मनुस्मृति के अंदर आचरण और कानून दिया था, हिंदू कानून, वो लॉ दे दो। जबकि मुसलमान जाते हैं और वो कहते हैं कि शरिया लॉ लगाओ। जहां भी उनकी एक गणना युक्त आबादी हो जाती है, वो शरिया लॉ मांगते हैं। तो ये जो मार्क्सिस्ट की नीति है, रणनीति है, जिसमें आज वो ये सोचते हैं कि वो पीपल ऑफ द बुक को इकट्ठा कर लेंगे, अहले किताब को इकट्ठा कर लेंगे, यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमान को। तो उसमें यहूदी तो इनका साथ नहीं दे रहे, क्योंकि यहूदी अमेरिका के अंदर बहुत अच्छी तरह से संगठित हैं और वो एक होकर अपने हित के बारे में सोचते हैं, जैसा कि हिंदुओं को भी करना चाहिए अमेरिका में। अपने हित के लिए एक होकर, इकट्ठे होकर, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन ना होकर, हिंदू होकर उनको अपने हित के बारे में सोचना चाहिए। और वो हित जो है, हिंदू हित जो होगा, वो दूसरों के लिए भी होगा, क्योंकि हिंदू का धर्म जो सनातन धर्म है वो केवल भारत के लिए नहीं होता, वो विश्व के लिए होता है, जैसा श्री अरविंद ने अपनी उत्तरपाड़ा स्पीच में स्पष्ट रूप में कहा। तो इस चीज को हम समझेंगे तो ये कॉन्फ्रेंस हमारी समझ में आएगी। और अभी इस तरह की बहुत सारी कॉन्फ्रेंस जो ये लोग करेंगे ही, वो भी हमको समझ में आएंगी और उन सबके प्रत्युत्तर हमको देने चाहिए। उसके प्रत्युत्तर की प्रक्रिया को हम बहुत जोर शोर से प्रारंभ करें और उसके अंदर भारत सरकार सहयोगी हो। ये देखिए, मैं भारत सरकार कह रहा हूं, मैं बीजेपी सरकार या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं यह भारत हित की बात कर रहा हूं कि भारतीय सरकार भी इसमें शामिल हो, वो भी इस बात का एक अच्छी तरह से संज्ञान ले कि ये कौन से विद्वान हैं जो अमेरिका के अंदर कहने को तो हिंदू धर्म पढ़ाते हैं और भारत में आकर फिर ऐसी रिसर्च करते हैं जो कि अमेरिका के अंदर हिंदू बच्चों को उनके धर्म से ही अलग करना चाहती है। मतलब मैं आपको 12 नाम तो ऐसे ही गिना दूं, लेकिन मैं जानबूझकर वो नाम नहीं ले रहा हूं। हाँ, इनमें लाभ नहीं, संकेत में सब कह दिए गए हैं जी, संकेत में। और मैं जानता हूं उनमें से कुछ लोगों को आज से नहीं जानता, शायद मैं 30-35 वर्षों से जानता हूं या 40 वर्षों से जानता हूं, जब उन्होंने पीएचडी भी नहीं की थी।
जी। और कुछ जी लोग इसमें ऐसे हैं जिन्होंने, जो एकेडमिक्स नहीं है, कोई फ़िल्में बनाने वाला है, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला है, कोई जर्नलिस्ट है, जी। और अगर आप इनको ट्रैक करना शुरू करें, तो आप पाएँगे कि जब तो अफ़ज़ल गुरु को फांसी लगनी थी, तभी हाँ उसको जी, बचाने की पिटीशन साइन कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जब वो बोगी शुरू हुई थी भगवा टेरर की, तब तभी ऑनलाइन पिटीशन तैयार करते हैं कि जी हिंदू आतंकवादी होता है। और अगर, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि इनकी जो फंडिंग की ट्रेल अगर ट्रैक की जाएगी ना, तो वो सारी सीआईए के जो फंड्स हैं, फोर्ड फाउंडेशन है या मैक है, वहाँ से निकल के आएगी। तो ये बिल्कुल सरकार, आएगी। हमारी सरकार ये काम कर सकती है, और इनको करना भी चाहिए ये काम। अरे ये सरकार के पास ऑलरेडी ये चीजें एक प्रकार से रिकॉर्ड में है, केवल उनको इकट्ठा करना है हुँ, और कुछ अनुभवी लोगों से कुछ थोड़ी सी राय लेनी है कि इस काम को कैसे संगठित रूप में किया जाए। हुँ, और ऐसे एक नहीं अनेक लोग हैं अनुभवी, मेरे से कहीं अधिक अनुभवी लोग हैं, जानकार लोग हैं, हुँ, जो कि इसकी राय दे सकते हैं। और हुँ, भारत सरकार को ये इसलिए करना चाहिए कि भारत सरकार इस काम में अभी तक फेल रही है। अगर आप हमारे जो दूतावास होते हैं या जो हाई कमीशंस होते हैं विदेशों में, अगर आप उनमें जाकर पता करें, तो शायद ही कोई ऐसा दूतावास होगा जिसके पास ये सूचना होगी कि उस अमुक देश में कौन से विद्वान हैं जो भारत का अध्ययन कर रहे हैं, भारत आते जाते हैं, उनकी कौन सी ग्रंथ हैं, क्या किताबें हैं, उनकी क्या पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं। इसकी सूची मेरे ख्याल से तो किसी भी भारतीय दूतावास में नहीं होगी। हुँ, तो ये तो आज भारत के दूतावासों की और भारत के विदेश मंत्रालय की और श्री जयशंकर जी की जिम्मेदारी है हुँ, कि इस प्रकार का पूरा संज्ञान वो लें। उसमें हम ये नहीं कह रहे कि किसी का तिरस्कार करें, हम ये नहीं कह रहे किसी के प्रति द्वेष करें या बहिष्कार करें, हम केवल ये कह रहे हैं कि आपके पास जानकारी तो होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ये जानकारी करेंगे तो आप ऐसे विद्वानों को भी अच्छी तरह से पहचान जाएंगे जिन्होंने पूरा जीवन लगाया है भारतीय ग्रंथों के प्रकाशन के अध्ययन में, भारतीय दर्शनों को ऊंचा दिखाने में और विश्व में फैलाने में। तो हुँ, आपको दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे और हमको पता होना चाहिए कि हमारे संस्कृति के ऊपर कौन क्या पढ़ रहा है, लिख रहा है, प्रकाशित कर रहा है और उसका क्या उपयोग हो रहा है। हुँ, ये हमारी सरकारी जिम्मेदारी है। हुँ, और विशेषकर ये इस समय की जो सरकार ये कहती है कि हम संस्कृति के बहुत बड़े पोषक हैं, तो उस सरकार की तो ये सबसे अधिक जिम्मेदारी बन जाती है। हाँ, ठीक कह रहे हैं। मतलब यूपी होती तो हम सोच लेते हैं कि भई वो तो, उनका तो काम ही ये है। मतलब तो सरकारी बिल्कुल। तंत्र इनको प्रोवाइड कर देते थे। नहीं, उसके लेकिन, लिए तो संस्थाएं बनी हुई हैं, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस बनी हुई है। हुँ, उसके लिए हमारी साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, हुँ, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ये बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई है हमारी। हुँ, और जी, मुझको ये कहते हुए हर्ष नहीं है कि शायद इस काम में हम हमारी संस्थाएं जो हैं वो बहुत पिछड़ी हुई, जबकि विदेश की दूसरी ताकतें जो हैं वो इस काम को बखूबी करती हैं। जी, यानी ये अक्सर होता है, कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं जो अपने उस विद्वान को जिसने एक संस्कृति विशेष का अध्ययन किया है 25-30 साल, उसका विशेषज्ञ, वो उसको राजदूत बनाकर भेजते हैं हुँ, देश में। तो जब कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ राष्ट्र ऐसा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने एक
भारत भारत के अध्येता को भारत के अंदर या तो राजदूत बना दिया या एक सांस्कृतिक केंद्र का निदेशक बना दिया, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? करना भारत नेहरू सेंटर में ऐसे व्यक्ति को भेजता है कि या तो वो केवल इंडियन फॉरेन सर्विस का होता है या बस उसको एक अच्छी पोस्टिंग देनी है कुछ, जिससे वो 4-5 साल में 40-50 हजार डॉलर बचा कर ले आए। क्षोभ होता है ऐसा कहते हुए, लेकिन सच्चाई यही है। जी।